पिक्चर 21 एपिसोड 21। वही समर की बात सुनकर अब सितारा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो खुश हो जाती है। वही मानस कार्तिक की तरफ देखते हुए बोलता है, कार्तिक उन्हें फोन करके ये सब बता दो, उनका सावधान होना जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसे थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए। वही अपने भाई की बात सुनकर कार्तिक तुरंत किसी को कॉल लगा देता है। वही थोड़ी देर बाद कॉल रिसीव होती ही कार्तिक बोलता है, प्रणाम बड़े बाबा। वही ये सुन फोन के दूसरे साइड से भी एक भारी आवाज आती है, आयुष्मान भव। तो आज इतने समय बाद कैसे याद किया आपने हमें? अब आगे वही कार्तिक बोलता है, बड़े बाबा हमारा दुश्मन हमारे आसपास ही है। वही दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है जो भारी थी। वो बोलते हैं, कौन है वो जो हमारे खिलाफ जा रहा है और हमारे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? ये सुन कार्तिक बोलता है, वो तो नहीं पता बड़े बाबा, लेकिन उसके वहां होने का सबूत मिला है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। वही बड़े बाबा बोलते हैं, ठीक है हम सावधान रहेंगे और अपने आदमियों को भी सचेत कर देंगे। वही थोड़ी देर बात करने के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वही रात में सहगल मेंशन में चारों तरफ सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अंधेरे में एक परछाई एक कमरे से बाहर निकलती है और वो चारों तरफ अपनी नजरें घूमता है। जब उसे दिखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फाइनली वो एक कमरे के पास आकर रुकता है। एक बार वो फिर से अपने आसपास चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है, फिर धीरे से कमरे का गेट खोल अंदर जाता है। कमरे में भी अंधेरा था, बस बेड के पास लैंप जल रहा था जिससे बेड पर लेटी हुई अनामिका का चेहरा साफ दिख रहा था। वही वो इंसान धीरे से अनामिका के पास आता है और फिर अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और उसमें कोई लिक्विड डालकर अनामिका के हाथों में इंजेक्ट कर देता है। वही अनामिका को धीरे से चींटी काटती है जिससे वो उस जगह खुजलाने लगती है। वही वो इंसान छुप जाता है क्योंकि उसे लगा था कि अनामिका जगने वाली है, लेकिन जब उसे लगता है कि अनामिका नहीं उठ रही है तो वो वापस से आराम से कमरे से चला जाता है। अगली सुबह सब सहगल मेंशन में सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, बस आदित्य और दक्ष को छोड़कर। वही ईवा का पैर भी बहुत हद तक ठीक हो गया था। वही वो सब अभी बैठे ही थे कि तभी वहां आदित्य दक्ष के साथ उनके पास आता है और बैठ जाता है। वही आदित्य अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है, उसे वहां अनामिका नहीं दिखती है, इसलिए वो पूछ ही लेता है, डॉल कहाँ है? वही नितिन भी बोलता है, हाँ भाई मैंने भी आरू को सुबह से नहीं देखा, 1 मिनट में उसे देखकर आता हूँ। वही ये बोल वो अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी उसे सामने से अनामिका आती हुई नजर आती है। उसे देख वो बोलता है, अरे वो रही आरू, जिससे सबका ध्यान अनामिका की तरफ चला जाता है जहां अनामिका किसी डॉल की तरह लग रही थी। उसने ब्लू कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था, देखने में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वही अनामिका को देखकर ईवा की आंखों में नफरत उतर आती है और उसकी हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। वही अनामिका सबके साथ आकर बैठ जाती है, फिर सबको ग्रीट करती है। वही नितिन अनामिका की तारीफ करते हुए बोलता है, वाह आज तो मेरी सीस बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है आज तुम कहीं जा रही हो क्या? वही ये सुन अनामिका बोलती है, भाई वो अब मुझे ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अब कॉलेज जाना चाहिए मुझे। उसने अभी इतना ही बोला था कि तभी आदित्य थोड़ी रूड आवाज में अनामिका से बोलता है, डॉल मैंने बोला था ना कि आज डॉक्टर तुम्हें चेक करने आने वाले हैं। फिर वही ये सुन अनामिका बोलती है, लेकिन मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। वही नितिन उसकी बात सुनकर बोलता है, यार आरू बात तो तू सही बोल रही है, तो क्यों ना आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं पार्क में। वही सभी इस बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन आदित्य बोलता है, वो सब तो ठीक है लेकिन आज डॉल को डॉक्टर्स चेक करने आने वाले हैं। वही ये सुन सबको समझ नहीं आता है वो क्या बोले, लेकिन तभी करण सबको आइडिया देते हुए बोलता है, तो हम ऐसा करते हैं ना, पहले डॉक्टर्स को बुलाकर आरू का चेकअप करवा लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे, ये कैसा है? वही सबको करण की बात ठीक लगती है, इसलिए आदित्य बोलता है, ठीक है करण तुम डॉक्टर को कॉल करके अभी बुला लो। ये सुन करण हाँ बोलता है और सब नाश्ता करके हॉल में बैठकर ही बात करने लगते हैं। वही दक्ष को तो जब से अपने पापा मिले थे तब से वो उससे चिपका हुआ था। वही सबके चेहरे पर मुस्कान थी उसकी वजह से, लेकिन ईवा उससे भी चिढ़ी हुई थी। वो खुद से बोलती है, पहले ही ये अनामिका क्या कम थी जो अब ये बच्चा भी जब देखो आदित्य से चिपका रहता है और पापा पापा कहता रहता है। एक तो इस बच्चे के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे पता करूँ ये बच्चा है किसका? वो अभी यही सोच ही रही थी कि तभी श्लोक ईवा से बोलता है, ईवा अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, कल हम तुम्हारी चोट की वजह से नहीं जा पाए थे। वही ईवा ये सुनकर परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई को मनाते हुए बोलती है, भाई क्यों ना हम भी आज पिकनिक पर चले, मैंने बहुत टाइम से ऐसा फैमिली टाइम एंजॉय नहीं किया है। वही ये सुन श्लोक मना करना चाहता था क्योंकि वो उनका फैमिली टाइम था, लेकिन वो अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही कांति दादी भी बोल पड़ती है, हाँ बेटा आप दोनों भी क्यों नहीं रुक जाते हो, बच्ची भी थोड़ा घुल मिल लेगी।
अब श्लोक दादी को मना ही नहीं कर पाता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और बोलता है, बाहर डॉक्टर आए हैं, क्या हम उन्हें अंदर भेज दे। वही ये सुन आदित्य तुरंत डॉक्टर को अंदर आने को बोलते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर की एक टीम वहां आ जाती है जिसे सिर्फ अनामिका के लिए ही आदित्य ने हायर किया था। वही डॉक्टर अंदर आते ही आदित्य को पहले ग्रीट करते हैं। वही आदित्य उन्हें देखते हुए बोलता है, तो आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो करिए। ये बोल वो अनामिका की तरफ देखता है तो अनामिका गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ी होती है। वही इतने सारे डॉक्टर्स को देखकर दक्ष आदित्य से बोलता है, पापा इतने सारे डॉक्टर क्यों आए हैं, क्या वो एंजल को इंजी लगाएगी, लेकिन उसमें बहुत दर्द होता है, मुझे भी जब इंजी लगती थी तो मुझे बहुत रोना आता है। वही ये सुन आदित्य उसे प्यार से समझते हुए बोलता है, बेबी आपकी एंजल को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। वही ये सुन दक्ष सैड तो था लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता है। वही आदित्य दक्ष को नितिन को दे देता है और अनामिका के साथ ऊपर उसके कमरे में लेकर चला जाता है। वही डॉक्टर्स अनामिका को ट्रीट करने लगते हैं। ट्रीट करते वक्त डॉक्टर्स को कुछ गड़बड़ लगती है। वो लोग अनामिका का ब्लड ले लेते हैं वापस से चेक करने के लिए, फिर वो एक एंटीडोट से अनामिका पर इंजेक्ट कर देते हैं। वही अनामिका को समझ नहीं आता है कि जब उसकी चोट फिजिकली है तो उसके ब्लड को क्यों लिया जा रहा है, लेकिन वो सवाल नहीं करती है, चुपचाप वो जो कर रहे थे करने दे रहे थे। वही आदित्य जो हर कुछ ऑब्जर्वे कर रहा था, उसने डॉक्टर्स के चेहरे पर जो बनते बिगड़ते भाव थे, हर चीज़ ऑब्जर्वे करी थी। उसे समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अनामिका के सामने उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। वही थोड़ी देर ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। वही अनामिका जब उन्हें जाते देखती है तो आदित्य से खुश होते हुए बोलती है, मिस्टर सिन्हा अब हम चले घूमने, अब तो डॉक्टर्स ने मुझे चेक भी कर लिया है। वही ये देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अनामिका के पास जाकर बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है मुझे मिस्टर सिन्हा की जगह तुम्हें मुझे कुछ और कहना चाहिए। वही अनामिका ने उसके करीब आने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो आदित्य की बातों पर ही था, इसलिए वो आदित्य से पूछती है, और ऐसा क्यों। वही आदित्य उसके पास बैठते हुए बोलता है, हम, लेकिन क्या मैं तुम्हें बुरा दिखता हूँ। वही अनामिका तुरंत ही बोल पड़ती है, तो आप मुझे से तो बड़े ही हो ना। वही अनामिका की बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगता है, फिर उसके दिमाग में कुछ सूझता है और वो फिर शरारती तरीके से अपने हाथ से अनामिका की कमर पकड़ लेता है और खुद से सटा लेता है और बोलता है, हम तो तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें प्रूव करूँ कि मैं कितना यंग हूँ अभी। वही अनामिका तो आदित्य की इतनी करीबी से सिहर रही थी। वही आदित्य जब अनामिका पर खुद का इतना असर देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वही आदित्य अपनी उंगली से उसकी नाक को पोक करते हुए बोलता है, तो क्यों ना तुम मुझे आदित्य या फिर आदि कहकर बुलाओ। वही अनामिका की तो आंखें बंद हो गई थी आदित्य की करीबी से। वही आदित्य अपनी गर्म सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है, बोलो ना डॉल। वही अनामिका को तो लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से आदित्य के कंट्रोल में है। वो आदित्य को खुद से अलग करना चाहती थी, लेकिन जैसे उसका खुद पर बस ही नहीं था। वही आदित्य बड़े प्यार से वापस बोलता है, डॉल बोलो ना आदि, आई वॉन्ट टू हियर आदि फ्रॉम यू। वही अनामिका लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलती है, आदि। वही आदित्य के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ जाती है। वही वो अभी कुछ और भी बोलना चाहता था, तभी उनके कानों में नितिन की आवाज़ पड़ती है, जो उसे ही बुलाने आया था। जब उसने उन्हें बहुत टाइम से नीचे नहीं आता देखा तो वो खुद ऊपर आ जाता है दक्ष को लेकर, लेकिन जैसे ही वो अनामिका के कमरे के गेट तक पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई और आरू बहुत क्लोज थे। ये देखकर तो उसकी आंखें ही बाहर निकलने को तैयार थी, लेकिन जैसे तैसे को खुद को संभालता है और तेज आवाज में बोलता है, भाई आरू चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। वही नितिन की आवाज़ सुन अनामिका को जैसे होश आता है और वो तुरंत आदित्य से अलग हो जाती है। वही आदित्य को अनामिका का खुद से ऐसे दूर जाना अच्छा नहीं लगता है। उसे अपने भाई पर गुस्सा भी आता है क्योंकि उसने उसका इतना अच्छा मोमेंट बर्बाद कर दिया था। वही आदित्य भी वहां से खड़ा होता है और अनामिका से थोड़ा दूर हो जाता है। वही गेट पर उसे नितिन दक्ष के साथ खड़ा दिखाई देता है। वही दक्ष बोलता है, पापा एंजल चलो ना, हम लेट हो जाएंगे, मुझे घूमना है, मस्ती करना है। वही ये सुन आदित्य उसके पास आता है और उसे गोद में लेकर बोलता है, चलो आज पापा और बेबी बहुत गेम खेलेंगे। वही दक्ष ये करके खुशी में चिल्लाने लगता है। वही थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से निकलकर अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं। वही बाकी सब तो खुशी में झूम रहे थे बस ईवा को छोड़कर, क्योंकि आदित्य, अनामिका और दक्ष हर वक्त साथ साथ थे और एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। वही दूसरी तरफ मायरा भी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ इसी पार्क में आई थी, लेकिन उसका ध्यान अभी तक अनामिका पर नहीं गया था। वही मायरा तो यहाँ अपना मूड लाइट करने के लिए यहाँ आई थी और वो अपने इसी बॉयफ्रेंड के घर पर ही रह रही थी। वही अनामिका नितिन तो साथ साथ बहुत सारी राइड्स कर रहे थे। वही आदित्य को नितिन और अनामिका को साथ साथ देख बहुत जलन हो रही थी। वही करण तो बेताल बनकर आदित्य का साथ ही नहीं छोड़ रहा था।
वही ईवा भी आदित्य के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और ये सब श्लोक देख रहा था। वो अपनी बहन को रोकना चाहता था लेकिन ईवा अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसके दिमाग में बस जैसे आदित्य को पाने का भूत चढ़ा हुआ था। वही दक्ष आदित्य के साथ एंजॉय कर रहा था लेकिन ईवा की वजह से चिढ़ भी रहा था। उसे ईवा का ऐसे अपने पापा की क्लोज आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही दूसरी तरफ अनामिका और नितिन रोलर कोस्टर में बैठे हुए थे। वही अनामिका खुश लग रही थी लेकिन वही नितिन की तो हालात खराब थी। वो डर की वजह से चिल्ला रहा था। वही थोड़ी देर बाद वो दोनों राइड से बाहर आते हैं तो अनामिका नितिन को संभाल रही और उस पर हंस भी रही थी। वही अभी तो नितिन को अनामिका का खुद पर हंसने से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो खुद को संभालने में ही बिजी था। वही अनामिका उसे लेकर सामने सामने आती है तो सब उसकी हालत पर हंसते हैं और करण तो उसके मजे लेते हुए बोलता है, वाह कोई तो कह रहा था कि उसे राइड से डर नहीं लगता है, अब देखो उसकी हालत कैसी है। वही ये सुनकर तो नितिन का मुंह ही बन गया था। वो बोलता है, भाई उड़ लो मेरा मजाक, जब आप इस चुड़ैल के साथ जाओगे ना राइड पर तब पता चलेगा। वही ये सब मस्ती मजाक करने में लगे हुए थे। वही उनसे थोड़ी दूर कोई गुस्से और नफरत से अनामिका को देख रही था। ये कोई और नहीं मायरा ही थी। जब उसने अनामिका को इतना खुश देखा तो ये देखकर तो उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। वही मायरा अनामिका की फोटो क्लिक करके किसी को सेंड कर देती है। वही गुस्से में खुद से बोलती है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ खुशी से घूम रही हो, अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोल मायरा अपनी लाल आंखों से उसे घूरने लगती है। वही श्लोक भी उन लोग के साथ ही था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था। ये देख वो अपने फोन को देखते हुए वहां से थोड़ी दूर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और उन दोनों का बैलेंस बिगाड़ जाता है और दोनों गिर जाते हैं। तो क्या करने वाली है मायरा अब, और कौन टकराया था श्लोक से? वही क्या आ रहे हैं आदित्य और अनामिका क्लोज? क्या अनामिका के दिल में भी है कुछ? वही गुस्से में खुद से बोलती है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ खुशी से घूम रही हो, अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोल मायरा अपनी लाल आंखों से उसे घूरने लगती है। वही श्लोक भी उन लोग के साथ ही था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था। ये देख वो अपने फोन को देखते हुए वहां से थोड़ी दूर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और उन दोनों का बैलेंस बिगाड़ जाता है और दोनों गिर जाते हैं। अब आगे वही गिरते ही दोनों की चीख निकल जाती है जिससे सब घर वालों का ध्यान उन पर चला जाता है और सब तुरंत उनके पास आते हैं। वही उन सब से बेखबर श्लोक अपने नीचे लेटी हुई लड़की को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। श्लोक तो एकटक अपने नीचे लेटी हुई लड़की को देख रहा था जिसके फीचर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। श्लोक तो अपने आसपास क्या हो रहा है उसे मतलब ही नहीं था। वही जब उस लड़की को लगता है कि उसे चोट नहीं लगी है तो वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक हैंडसम लड़का था। एक मिनट तो वो उसमें खो जाती है लेकिन फिर जब उसका ध्यान अपने आसपास जाता है तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी होने के बारे में सोचती है लेकिन श्लोक का तो मूड ही नहीं था उठने का। वही अब उस लड़की को श्लोक से झुंझलाहट हो रही थी इसलिए वो चिढ़ते हुए बोलती है, अब घूरना हो गया हो तो क्या आप उठने का कष्ट करेंगे? वो क्या है ना, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। वही श्लोक जैसे ही उस लड़की की बात सुनता है तो झेप जाता है और तुरंत खड़ा होता है। वही श्लोक के खड़ा होते ही वो लड़की भी खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े झड़ते हुए श्लोक को सुनाते हुए बोलती है, रोड पर चलने से पहले आपको आपका ध्यान रोड पर रखना होता है ना कि फोन पर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे आपको अपनी सेफ्टी का तो ध्यान नहीं था लेकिन दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, अगर अभी कुछ मेजर हो जाता तो। वही श्लोक जो अब तक उसकी ब्यूटी को निहार रहा था लेकिन अब उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलता है, ओह हेलो, अगर मेरा ध्यान फोन पर था तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम तो सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रही हो। मानता हूँ मेरी गलती है लेकिन तुम्हारी भी है। वही वो लड़की अभी और लड़ना चाहती थी लेकिन तभी उसके कान में दो लोगों की आवाज पड़ती थी। वो बोलते हैं, मिस्ठी तुम यहाँ? वही अपना नाम सुनकर उस लड़की का ध्यान वहां चला जाता है। वहां अनामिका और नितिन दिखाई देते हैं। वही उन दोनों को देखकर मिस्ठी उनके पास जाकर दोनों पर भरते हुए बोलती है, तुम दोनों यहाँ? पता है तुम इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हो तो मैं कितना बोर हो रही थी। सही में तुम दोनों कितने बुरे हो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे तुम। वही वो मिस्ठी आगे अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अनामिका और नितिन उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, अरे तू एक मिनट चुप तो हो जा, फिर हम कुछ बताएंगे ना। वही पूरी फैमिली ये ड्रामा देख रही थी इसलिए अनामिका मिस्ठी से बोलती है, मिस्ठी ये जगह ठीक नहीं बात करने लायक, इसलिए हमें कहीं बैठकर खाना खाना चाहिए और वही हम बात कर लेंगे। वही खाने का नाम सुनते ही दक्ष तुरंत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, खाना? हम, मुझे भी भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है। ये बोल वो अपनी जीभ फेरता है होठों पर। वही उसकी हरकत पर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही उसे देख मिस्ठी बोलती है, यार ये कितना क्यूट है ना। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी दक्ष के पास भी जा सके क्योंकि वो आदित्य की गोद में थी और उसे आदित्य से बहुत डर लग रहा था क्योंकि आदित्य का ऑरा था ही बहुत खतरनाक था।
वही वो वहां से निकलकर पास के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते भर आदित्य की नज़र मिरर पर ही थी क्योंकि कुछ लोग उसकी कार का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता है ये लोग हैं कौन, क्योंकि कार ब्लैक कलर की थी और विंडो भी ब्लैक थी। इसलिए उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर किसी को कुछ मैसेज कर दिया। तभी वो देखता है कि उसकी कार के पीछे जो कार आ रही थी उसको दो कार आकर ओवरटेक करती है और थोड़ी देर बाद वो तीनों कार वहां से गायब थी। ये देख आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से मन में बोलता है, तो खेलो जीतने खेल, तुम्हें मेरे साथ खेलना है, लेकिन इस खेल का खिलाड़ी मैं हूँ। वही थोड़ी देर बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में थे और अपने लिए ऑर्डर कर रहे थे। वही सब खुश थे। वही ऑर्डर करने के बाद कांति दादी अनामिका से बोलती है, बेटा आपने तो अपनी दोस्त से मिलाया ही नहीं। वही तब जाकर अनामिका को याद आता है, इसलिए वो सबको मिष्टी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, हाँ दादी ये हमारी दोस्त है, हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, इसका नाम मिष्टी शर्मा है। वही मिष्टी भी सबसे मिलवाती है और बोलती है, और मिष्टी ये मेरी फैमिली। वही मिष्टी को तो समझ ही नहीं आता है कि ये अनामिका की फैमिली कैसे हो सकती है। वही मिष्टी तो थी ही मुंह फट, इसलिए वो बोल ही देती है, लेकिन मिष्टी ये तुम्हारी फैमिली कैसे हो सकती है, मायरा ने तो कॉलेज में बताया था कि वो तुम्हारी बहन है, फिर ये लोग। वही मिष्टी की बात सुनकर अनामिका का चेहरा उतर जाता है। वही ये देख किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए स्वाति जी बात टालते हुए बोलती है, अरे बेटा अब क्या तुम सब बातों में लग गए हो, चलो खाना खाते हैं। लेकिन वही अब अनामिका को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे अब उसका दिल बाहर ही आने को तैयार है, वही उससे रहा ही नहीं जाता है। इसलिए अनामिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वही उसे ऐसे खड़े देख सब कन्फ्यूजन में उसे देखते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है और सबसे बोलती है, वो मुझे रेस्टरूम जाना है। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही सबको अनामिका का ऐसा बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आदित्य जो अपनी डॉल की हर हरकत पर नजर रखता था, वो कैसे नहीं समझता अपनी डॉल की बेचैनी। वो भी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अभी उसकी गोद में दक्ष था जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वही दक्ष तो मजे में पिज्जा खा रहा था। वही अनामिका उस प्राइवेट रूम से निकलकर रेस्टरूम की तरफ बढ़ जाती है। वो अभी रेस्टरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान एक रेस्टरूम पर जाता है जिसका आधा गेट खुला हुआ था। वही अनामिका का ध्यान जैसे ही उन लोगों पर जाता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही अनामिका थोड़ी देर उन्हें देखती है और वहां से भागकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। वो रोड पर भाग रही थी, उसे किस इस बात का होश ही नहीं था। वो भागते भागते एकदम से गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो वैसे ही गिरी हुई खुद से बोलती है, मैं सही में बहुत बदकिस्मत हूँ, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी, क्या ये मेरी गलती थी कि मेरा जन्म सहगल फैमिली में हुआ, हमेशा से ही बचपन से ही मुझे सिर्फ नफरत ही मिली, क्या मैं सिर्फ नफरत ही डिजर्व करती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में किसी का भी प्यार नहीं लिखा है। इसके साथ वो रोड में ही खुद को समेट के बैठे हुए रोने लगती है। वही आसपास वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन सब उसे इग्नोर करके जा रहे थे। वही अनामिका हिम्मत इकट्ठा करके जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ी होती है और बिना किसी मंजिल के चले जा रही थी, लेकिन कहाँ इस बात का उसे कोई आइडिया नहीं है। वही दूसरी तरफ सब लोगों का डिनर हो गया था, लेकिन अभी तक अनामिका नहीं आई थी। सब इस बात से परेशान थे। तभी नरेश जी नितिन से बोलते हैं, नितिन जाओ जाकर देख कर आओ, आरू अभी तक क्यों नहीं आए हैं, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, इतनी देर कहाँ लग गई उसे। वही नितिन भी परेशान था। वो तो जाने ही वाला था आरू को देखने के लिए, लेकिन तभी आदित्य नितिन को रोकते हुए बोलता है, तुम यही रुको, मैं डॉल को देख कर आता हूँ। ये बोल वो दक्ष को उसे दे देता है और वहां से रेस्टरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन रेस्टरूम के सामने पहुंचने के बाद उसे समझे में नहीं आता है कि वो अंदर जाए तो कैसे, लेकिन जब थोड़ी देर वेट करने के बाद उससे रहा नहीं जाता है तो वो बिना ज्यादा सोचे सीधे वॉशरूम में घुस जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता है। अब आदित्य को घबराहट हो रही थी, इसलिए वो तुरंत अपना फोन निकालता है और इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को कॉल करता है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट आदित्य का ही था। वही जैसे ही मैनेजर कॉल रिसीव करता है तो सामने से आदित्य बिना सामने वाले की बात सुने सीधा बोलता है, मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, मैं सीधे कंट्रोल रूम में आ रहा हूँ, तुम मुझे वहीं मिलो। ये बोल वो कॉल कट कर देता है और सीधा वहां से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, उसके आसपास से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वो फिर अपना फोन निकलकर करण को कॉल करता है। वही करण जो सबके साथ बैठा था, वहां बैठे सबका मूड लाइट कर रहा था, सबको परेशान देखकर तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है कि आदित्य का कॉल आता है। ये देख वो खुद से बोलता है, अब ये यहाँ होकर भी मुझे क्यों कॉल कर रहा है। ये बोल वो कॉल रिसीव करता है और बोलता है, तू यहाँ होकर भी कॉल क्यों कर रहा है, सीधे आरू को लेकर यहाँ आ जाना।
वहीं दूसरी तरफ से आदित्य बिना करण की बात का जवाब देते हुए बोलता है, तुम सब घर जाओ, डॉल को कुछ जरूरी काम है इसलिए थोड़ी देर बाद में उसे लेकर घर आ जाऊंगा। ये बोल वो बिना करण की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही करण कुछ बोलता उससे पहले ही अपना कॉल कट हुआ देखता है तो मुंह बनाते हुए बोलता है, ये हमेशा आधी बात ही क्यों बोलता है, अरे पूरी बात बतानी चाहिए थी ना, अब सब सवाल करेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। वही फिर थोड़ी देर बाद वो सबको देखते हुए बोलता है, वो आदित्य का फ़ोन था, वो बोल रहा था कि आरू को कोई काम आ गया है इसलिए वो उसके साथ है और थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाएंगे। वही ये सुन नितिन अपनी आइज रेज करते हुए बोलता है, और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया आरू को कि वो हमें एक कॉल भी नहीं कर पाए। वही ये सुन करण मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे सब पता है, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ और अगर तुम्हें इतना ही CID बनना है तो खुद अपने भाई से पूछ लो। वही अब ये सुनकर तो नितिन की बोलती ही बंद हो जाती है क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई कैसा है, वो कोई जवाब नहीं देने वाला है। वही ईवा आदित्य और अनामिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए वो बोलती है, मैं भी यही रुक जाती हूँ, दोनों अकेले हैं, अगर उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो। वही उसकी बात करण को पसंद नहीं आई थी इसलिए वो बोलता है, आदित्य अकेले ही पूरी दुनिया को हैंडल कर सकता है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम उसे शांति से अपना काम करने दो। वही उसकी बात सुनकर ईवा की बोलती बंद हो जाती है लेकिन फिर भी वो लड़ना चाहती थी। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही श्लोक उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर निकल जाते हैं और मिष्टी भी सबको बाय बोल वहां से अपने घर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की हालत खराब थी क्योंकि आदित्य अभी किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वही आदित्य की नज़र लगातार स्क्रीन पर बनी हुई थी। उसने रेस्ट रूम के आसपास के सारे CCTV फुटेज देख ली थी लेकिन उसे अनामिका कहीं नहीं दिखती है। वो अभी देख ही रहा था तभी उसकी नज़र अनामिका पर पड़ती है। नो रेस्ट रूम की तरफ जा ही रही थी। ये तब की फुटेज थी जब वो प्राइवेट रूम से निकली थी। वही थोड़ी देर बाद उसे अनामिका दिखाई देती है जो जा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान एक प्राइवेट रूम पर जाता है। वही आदित्य ध्यान से अनामिका के हर एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था लेकिन जब वो अनामिका की आंखों में दुख, नफरत और आंसू देखता है तो उसके दिल में दर्द होता है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो जो भी है प्राइवेट रूम में उसकी वजह से अनामिका की ये हालत हुई है। वही आदित्य ध्यान से अनामिका को देखता है तब तक जब तक वो भागकर रेस्टोरेंट से बाहर नहीं चली जाती है। वही आदित्य मैनेजर से बिना उसकी तरफ देखे पूछता है, इस प्राइवेट रूम में कौन था। वही मैनेजर डरते हुए बोलता है, सर वो 4 लोग थे लेकिन उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया था इसलिए हम उनका चेहरा नहीं देख पाए थे, लेकिन हर रूम की बुकिंग सहगल फैमिली के नाम से हुई थी, शायद वो लोग सहगल फैमिली के बच्चे थे। वही ये सुनकर तो आदित्य की हाथों की नशें दिखने लगती है। वो खुद से बोलता है, मानस, कार्तिक, समर और सितारा। फिर वो मैनेजर से बोलता है, जो वेटर उनके रूम में था उसे यहाँ लाओ। ये सुन मैनेजर तुरंत वहां से उस वेटर को लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो एक वेटर को लेकर आता है। वही वो वेटर तो डरा हुआ था क्योंकि आदित्य था ही इतना खतरनाक। वही आदित्य वेटर के सामने जाकर बोलता है, मैं जो भी सवाल करूँ उसका मुझे सीधा जवाब चाहिए। वही उस वेटर में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी, वो बस हमें सर हिला देता है। वही आदित्य एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, उस प्राइवेट रूम में जो लोग थे क्या वो एक दूसरे को कार्तिक, मानस, समर और सितारा नाम से बुला रहे थे। वही वो वेटर थोड़ा सोचते हुए बोलता है, हाँ सर, मैंने वहाँ 2 नाम सुने थे, वो समर और सितारा, हाँ यही नाम थे वो, और 2 लोग और थे लेकिन वो उन्हें भाई कहकर ही बुला रहे थे। वही वेटर की सारी बात सुनकर आदित्य उसे वहां से जाने को बोल देता है। वही उसके जाने के बाद आदित्य खुद से बोलता है, तुम लोग क्यों नहीं चले जाते मेरी डॉल की जिंदगी से हमेशा के लिए। मैं तुम लोगों को कभी अपनी डॉल के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा और अपनी डॉल के आंसुओं का हिसाब तो हमें देना ही होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलते वक्त वो किसी नर्क का देवता लग रहा था। कहीं अनामिका खुद को कुछ कर ना ले, लेकिन ऐसा भी क्या देखा था उसने और क्यों मानती है वो खुद को बदनसीब। एर क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा, क्या राज है इन सब के पीछे। आगे स्टोरी सुनने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। इसका क्रेडिट ऑथर को जाता है।